Hello dear students, today we will discuss about erythrocyte sedimentation rate यानी कि आरबीसी के सेटल डाउन होने का प्रोसेस एंटीकोगुलेटेड ब्लड के अंदर आरबीसी कितनी देर में और कैसे सेटल डाउन होता है और उसके लिए किस टाइप्स की जो डिजीज़ हैं वो हमारी बॉडी में हो सकती हैं, जिसमें क्या है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, या वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। आज हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, an erythrocyte sedimentation rate is a type of blood test that measure how quickly erythrocyte settle at the bottom of a test tube that contain a blood sample। ठीक है, इसमें क्या है कि हम एरिथ्रोसाइट के सेडिमेंटेशन रेट को मेज़र करेंगे। ठीक है, ब्लड के अंदर, और कौन से ब्लड के अंदर, जो हमने क्या है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर फिल किया हुआ है। ठीक है, ESR ट्यूब के अंदर जिसको फिल किया हुआ है उसके अंदर हम उसके सेटल डाउन होने के प्रोसेस को मेज़र करेंगे। रेड ब्लड सेल सेटल रिलेटिवली स्लोली। ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं हमारी बॉडी में, अगर हम स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो आरबीसी का सेटल डाउन होने का प्रोसेस होता है वो स्लो होता है। ठीक है, ए फास्टर देन नॉर्मल रेट में इंडिकेट इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। अगर उसका नॉर्मल रेट से ज़्यादा स्पीडअप से वो क्या हो रहा है, सेटल डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं पे इन्फ्लेमेशन हो रही है। ठीक है, जिसको उसका जो फास्टर गिरने की जो रेट है, वो जल्दी से सेटल डाउन होने का जो रेट है, वो हमें दर्शा रहा है कि हमारी बॉडी के किसी न किसी पार्ट में इन्फ्लेमेशन हो रही है। इन्फ्लेमेशन इज ए पार्ट ऑफ योर इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम। और जो इन्फ्लेमेशन होती है क्या होता है, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम का एक पार्ट होता है। इट कैन बी ए रिएक्शन टू एन इन्फेक्शन और इंजरी। और ये किस दौरान काम करता है, जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है या फिर कोई इंजरी हुई होती है या सर्जरी हुई होती है। ठीक है, या कोई ट्रॉमा हुआ होता है, या हमारी बॉडी में कोई बाहर से इन्फेक्शन आ गया है। ठीक है, या इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हैं वो हमारी बढ़ गई हैं। उस कंडीशंस में क्या होता है, जो इसका एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन में आल्सो बी ए साइन ऑफ ए क्रोनिक डिजीज। और जो इन्फ्लामेशन है बॉडी के अंदर, वो किसका साइन है, वो ये दर्शाता है कि हमारी बॉडी में कोई ना कोई क्रोनिक डिजीज यानी कि कोई पुरानी डिजीज भी चल रही है, जिसकी वजह से वो इंक्रीज हो रहा है। एन इम्यून डिसऑर्डर, और उसके अलावा इम्यून डिसऑर्डर के बारे में भी बताता है वो, और अदर मेडिकल कंडीशंस। उसके अलावा भी अगर कोई कंडीशंस ऐसी हो रही है हमारी बॉडी के अंदर जिसकी वजह से क्या है आरबीसी जल्दी से या फास्टली सेटल डाउन हो रहा है, तो उस प्रोसेस में भी क्या होगा, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि जो आरबीसी के सेटल डाउन होने का जो प्रोसेस होता है उसको हम रोलेक्स फॉर्मेशन बोलते हैं। और रोलेक्स फॉर्मेशन कब होती है, व्हाट इज रोलेक्स फॉर्मेशन, क्या होती है ये रोलेक्स फॉर्मेशन। एग्रीगेट मास ऑफ एरिथ्रोसाइट इज कॉल्ड रोलेक्स। यानी कि एरिथ्रोसाइट का जो वेट है या उसका जो नंबर है, उसके एग्रीगेट होने की वजह से उसको आपस में एक दूसरे के ऊपर परत बाई परत इकट्ठा होने के प्रोसेस को रोलेक्स फॉर्मेशन कहते हैं। लार्ज द साइज ऑफ रोलेक्स फास्टर विल बी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंट रेट। अगर रोलेक्स फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है, उसका नंबर ऑफ साइज ज़्यादा है, यानी कि वो स्पीड अप हो रही है, तो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट भी स्पीड अप से सेटल डाउन हो जाएगा, जल्दी वो सेटल डाउन हो जाएगा। उसके बाद स्टेज ऑफ ESR की कौन कौन सी स्टेज होती है, ये कैसे फॉर्मेशंस होती है इसकी। ठीक है, मेन ये क्या है कि 3 स्टेज में इसकी फॉर्मेशंस होती है, सेटल डाउन होता है। नंबर 1 क्या होता है, रोलेक्स फॉर्मेशन, जो क्या है 10 मिनट तक चलती है, जिसमें क्या होता है आरबीसी सेल्स स्टिक टुगेदर लाइक पेयर ऑफ कॉइन्स। इसमें क्या होता है कि जो है आरबीसी वो एक दूसरे के साथ कॉइन की तरह इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद होती है श्रिंक ऑफ रोलेक्स। श्रिंक ऑफ रोलेक्स में क्या होता है कि वो कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, एक जगह पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो चलता है प्रोसेस जो होता है वो अराउंड
40 मिनट चलता है। और लास्ट की जो 10 मिनट्स होती हैं उसमें क्या होता है, सेल पैकिंग, यानी कि सेल्स के बीच में जो भी एयर्स कंटेंट होते हैं या फ्लूइड कंटेंट होता है वो सारा उसमें से ऊपर आ जाता है और सेल्स जो है वो पैक हो जाते हैं। ये 10, 40 और 10 मिनट्स का प्रोसेस क्यों है, क्योंकि जो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है उसको मेज़र करने के लिए हम जो है 1 आवर का टाइम कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं उस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो उसकी जो रीडिंग्स भी होती है वो भी पर हावर होती है, यानी कि 1 घंटे के अंदर कितना सेडिमेंटेशन रेट हो रहा है उसको हम नोट डाउन करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम फैक्टर इफेक्टेड ESRs की, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ESR के रेट को इफेक्ट करते हैं, चाहे वो कम करने में चाहे वो ज़्यादा करने में, वो किस टाइप के और कितने फैक्टर्स हैं। तो उनमें सबसे पहले बात करते हैं हम एज की। ठीक है, यानी कि अबाउ 60 ईयर जब एज हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में कम होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट गिरना जो है उसका रेट जो है इंक्रीज हो जाता है। यानी कि ओल्ड एज में जो है ये फैक्टर काम करता है कि ओल्ड एज में एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो होता है वो थोड़ा नॉर्मल की बजाय, अडल्ट की बजाय ज़्यादा होता है। उसके बाद सेक्स यानी कि मेल और फीमेल्स में इसकी जो सेडिमेंटेशन रेट है वो ज़्यादा होता है अपेक्षा मेल, यानी कि मेल के कंपेयर में फीमेल में सेडिमेंटेशन रेट ज़्यादा होता है, बिकॉज ऑफ कि मेल्स के अंदर जो RBC या हीमोग्लोबिन कंटेंट या ब्लड कंटेंट वो क्या होता है, ज़्यादा होता है और फीमेल में कम होता है, नॉर्मल वैल्यूज़ उसमें कम होती हैं, इस वजह से इन दोनों में डिफरेंस आता है। ठीक है, और उसके बाद थर्ड वन है प्रेगनेंसी के दौरान भी क्या होता है कि डाइल्यूशन जो फ्लूइड है वो ज़्यादा हो जाता है, RBC डाइल्यूट हो जाता है, ब्लड के अंदर RBC की क्वांटिटी कम होती है, तो इस वजह से भी इसमें क्या होता है जो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है वो बढ़ जाता है, बिकॉज ऑफ उसमें प्लाज्मा की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 4 क्या है, एंटीकोगुलेंट क्या होता है पहले हमें ये पता होना चाहिए। एंटीकोगुलेंट क्या है, एक प्रिजर्वेटिव होता है जो ब्लड सेल्स को प्रिजर्व करके रखता है, उसके अंदर जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं उसको इनएक्टिव कर देता है और जिसकी वजह से हमारा ब्लड क्लोट नहीं होता है। ठीक है तो एंटीकोगुलेंट का इसमें मेन रोल होता है, बिकॉज ऑफ कि जब हम सैंपल को रन करेंगे, होल ब्लड जब कलेक्ट करेंगे तो उसको हम किस में करते हैं, एंटीकोगुलेटेड वायल के अंदर हम उसको कलेक्ट करते हैं, यानी कि एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस हम उसमें मिक्स करते हैं ताकि ब्लड क्लोट ना हो। ठीक है, तो इसमें एंटीकोगुलेंट का मेन रोल होता है। अगर हम कम एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं रिक्वायर्ड एंटीकोगुलेंट से तो क्या होगा कि ब्लड सैंपल जो है हमारा वो क्लोट होने के चांसेस होंगे। ठीक है, इसलिए उसके बाद नेक्स्ट वन है टेम्परेचर। अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा पे जाके टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, ESR को परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस दौरान भी क्या होगा कि हाई टेम्परेचर पे जो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसका सेटल डाउन होने का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट वन इज एयर। ठीक है, कि जब हम सैंपल को परफॉर्म कर रहे हैं, टेस्ट लगा रहे हैं, तो हमारे सैंपल के अंदर ESR ट्यूब के अंदर जब हमने सैंपल को फिल किया है तो उसके अंदर एयर कंटेंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑफ अगर उसके अंदर एयर कंटेंट आता है तो उससे क्या होगा कि हमारा जो रिजल्ट है वो इफेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद नंबर 7 नॉन वाइब्रेटिंग हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी कि जिस सरफेस पे हम ESR स्टैंड रख के उसके अंदर लगा रहे हैं वो नॉन वाइब्रेटिंग होनी चाहिए और प्लेन होनी चाहिए। अगर वाइब्रेशन होगी तो उसकी वजह से क्या है, जो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा भी इसमें मेन रोल प्ले करता है। अगर प्लाज्मा क्या है, अगर उसकी कंटेंट ज़्यादा है, हाइड्रेटेड है पेशेंट, तो भी क्या होगा उसमें ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बढ़ जाएगा। और अगर डिहाइड्रेशन हो रखी है पेशेंट को, प्लाज्मा की क्वांटिटी उसमें कम हो जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा ESR जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद है प्लाज्मा विस्कोसिटी, प्लाज्मा का गाढ़ापन, विस्कोसिटी होती है गाढ़ापन। अगर प्लाज्मा गाढ़ा है यानी कि डिहाइड्रेशन की पोजीशन में पेशेंट है, उसमें क्या होगा
प्लाज्मा की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या है, सेल्स को सेटल डाउन होने में प्रॉब्लम होगी और उसमें एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कम हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम एनीमिया की। एनीमिया एक कॉमन डिजीज़ है, ठीक है, ये वुमेन्स में ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, और बच्चों में, यानी कि बच्चे कौन से, वुमेन्स में, और जो 12 ईयर से जो अबाव की बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा होती, बिकॉज ऑफ, ठीक है, कि इसमें क्या हो जाता है, इसमें हमारी बॉडी में आरबीसी की प्रोडक्शन कम हो जाती है, ठीक है। एनी टाइप ऑफ एनीमिया हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ एनीमियाज होते हैं। अगर हमारी बॉडी में आरबीसी की कमी है, वो हो सकता है कि हमारी बॉडी में आरबीसी प्रोड्यूस कम हो रहे हैं बोन मैरो के अंदर, या फिर क्या हो सकता है कि इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स हमारी ब्लड स्ट्रीम में आ रहे हैं जो जल्दी ही डिग्रेड हो जा रहे हैं, डेड हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इन कंडीशंस में क्या हो सकता है, या आयरन की कमी की वजह से जो है आरबीसी डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, उस कंडीशंस में क्या होता है, एनीमिया। और एनीमिया में क्या होता है, जो हमारा एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज ऑफ कि उसके अंदर क्या होता है कि प्लाज्मा का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है और सेल्स का लेवल डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वन है आरबीसी साइज। ये आरबीसी की साइज पे भी वेट डिपेंड करेगा, क्योंकि आरबीसी अगर मैक्रोसाइटिक है तो वो बड़ा हो गया है, उसका भार ज़्यादा है, माइक्रोसाइटिक है तो वो छोटा है, उसका भार भी कम है। तो क्या होगा कि उसका जो ग्रेविटी की वजह से, स्पेसिफिक ग्रेविटी की वजह से, अगर वो बड़ा है, मैक्रोसाइटिक है तो वो जल्दी सेटल डाउन हो जाएगा, माइक्रोसाइटिक है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद है आरबीसी वेट। इसी तरह अगर आरबीसी का साइज़ बड़ा है तो उसमें वेट भी ज़्यादा होगा और वो जल्दी सेटल डाउन हो जाएगा, और अगर उसमें क्या है, वो माइक्रोसाइटिक है तो उसका वेट भी कम होगा और वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा सेटल डाउन होने में। तो ये तो थे मेन फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं ईएसआर को। उसके बाद बात करते हैं हम एन कि भी किस किस कंडीशंस में एन इवेलुएटेड ईएसआर में भी फाउंड इन, कि भी किस में वो बढ़ जाता है, ठीक है, इंक्रीज किस किस कंडीशंस में ईएसआर हो जाता है, इसकी बात करेंगे अब हम। अब तक तो हमने फैक्टर्स पढ़े थे भी किस में कम ज़्यादा सभी इकट्ठे। अब कौन कौन सी कंडीशंस हैं, डिजीज़ हैं जिसके अंदर जो है ईएसआर हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। नंबर 1, प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, आफ्टर द थर्ड मंथ के बाद प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो जाता है, ईएसआर जो है वो बढ़ जाता है। एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फेक्शंस, अगर कोई इन्फेक्शन है, चाहे वो 6 महीने पुराना है, चाहे वो 4 साल पुराना है, तो उस कंडीशंस में भी क्या हो जाता है, या कोई 1 महीने पुराना है तो भी उस कंडीशंस में क्या होता है कि ईएसआर बढ़ जाता है। उसके बाद रोमेटिक फीवर, ठीक है, रेमेटॉइड अर्थराइटिस, गठिए में, ठीक है, इस कंडीशंस में भी क्या होता है, हमारा एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के दौरान भी ईएसआर इंक्रीज होता है। नेफ्रोसिस, एक्यूट हेपेटिक, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन में भी यानी कि जब ब्लीडिंग होती है फीमेल्स में तो उस दौरान भी वो क्या हो जाता है, ओबियसली बढ़ेगा, बिकॉज ऑफ कि ब्लड लॉस हो रहा है। ब्लड लॉस हो रहा है तो उसमें आरबीसी की क्वांटिटी जो हमारे ब्लड में कम है तो उसकी वजह से वो इंक्रीज हो जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बीमारी में भी ये बढ़ जाता है, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म में भी बढ़ जाता है और हाइपरथायराइडिज्म में भी। अगर थायराइड ज़्यादा हो जाता है हमारी बॉडी में नॉर्मल वैल्यू से या कम हो जाता है तो इन दोनों कंडीशंस में ईएसआर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एंड adult over 60 years of age frequently have a slightly higher ESR value due to primarily to decreased concentration of plasma albumin, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई जब एज जो है, एज फैक्टर हमने पढ़ा था जिसमें क्या होता है ईएसआर बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या है, अगर 60 अबव एज चली जाती है तो उसमें स्लाइटली ईएसआर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज ऑफ कि उस दौरान क्या होती है, हमारी प्लाज्मा में एल्बुमिन की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है। इसके बाद हम जानेंगे कि डिक्रीज ईएसआर विल बी प्रेजेंट इन, किस किस कंडीशंस में ईएसआर की सेडिमेंटेशन रेट जो है एरिथ्रोसाइट की वो कम हो जाती है नॉर्मल से भी। पॉलीसाइथेमिया, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपोफाइब्रोनिज्म, ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स अबनॉर्मलिटीज, पिकेलोसाइटोसिस,
स्पेरोसाइटोसिस एंड सिकल सेल। तो ये 4 कंडीशंस हैं जिसमें ESR डिक्री। पॉलीसाइथोथीमिया क्या होता है, इसमें कि हमारे जो ब्लड सेल्स हैं उनकी अबनॉर्मल प्रोडक्शन होती है नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा। अगर नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा अगर ब्लड सेल्स होंगे ब्लड के अंदर तो क्या होगा, प्लाज्मा की क्वांटिटी कम हो जाएगी और जो है सेटल डाउन होने का प्रोसेस जो है ESR का वो स्लो हो जाएगा, ठीक है, वो डिक्रीज हो जाएगा। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इस कंडीशंस में भी, ठीक है, हाइपोफाइब्रिनिज्म में भी, ठीक है, अगर उसमें भी क्या है, अगर फाइब्रोनिजन हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो उस कंडीशंस में भी, और अगर RBC की जो मॉर्फोलॉजी है उसके अंदर अगर अबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं तो उस कंडीशंस में भी ये जो ESR है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है RBC की शेप चेंज हो जाती है, वो बड़ा हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशंस में भी वो क्या हो जाता है, ESR डिक्रीज हो जाता है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए जो था इंट्रोडक्शन ऑफ ESR था। इसके बाद जो है हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे हाउ टू एस्टिमेशन ऑफ ESR में, इसको एस्टिमेशन कैसे करेंगे हम ब्लड के अंदर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट को। इसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स हम यूज़ करते हैं, मोस्टली हम 3 मेथड यूज़ करते हैं इसके लिए। एक वेस्टग्रीन मेथड होता है, एक विंट्रोप मेथड होता है और एक लैंड्यू मेथड होता है, जिसको हम आगे ब्रीफली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो है हमारे सेशन में। तो होप सो आपके समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से रीड एक बार वॉच आउट करिए। अगर इसमें आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सजेशन दीजिए। धन्यवाद।